आज हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा यूनिट जिसका नाम है बीजगणित और जिसमें हमें पढ़ना है, ठीक है ना, बहुपद। तो जैसे जब हमारा दूसरा यूनिट शुरू होता है, अब उसमें एक वर्ड आ गया है बीजगणित, तो पहले इसकी जो हमें बेसिक जानकारी होती है वो होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपकी नींव अच्छी नहीं होगी तब तक अच्छा मकान खड़ा होना नामुमकिन है। तो हम इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जो हमने जिन चीज़ों को अभी तक पढ़ने में गौर नहीं किया है, उन चीज़ों को जानेंगे और फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। टॉपिक को समझाने में लिखते वक्त ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, इसीलिए हमने इन सारी चीज़ों को पहले से आप लोगों के बोर्ड में नोट कर दिया है, ताकि आपको ना तो समझने में दिक्कत हो और ना आपको इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का जो हमारा सबसे पहले जानना आवश्यक होता है, अगर आप बीजगणित पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो जानना जरूरी होता है वो होता है अचर। क्या होता है? अचर, ठीक है ना। तो और फिर क्या जानना जरूरी होता है? चर। अचर और चर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से होते हैं, ये ठीक उसी तरीके से होते हैं जैसे आपके मित्र होते हैं। आपके क्लास फेलो कुछ ऐसे होंगे जो आपके साथ हर समय एक जैसे रहते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके सामने तो आपकी जैसी बोलेंगे, दूसरे के सामने आपकी बुराई करेंगे। मतलब क्या होंगे? वो स्थिर नहीं होंगे, उनका विचार आपके प्रति बदलता रहेगा। तो जिनका विचार आपके प्रति हमेशा बदलता रहता है वो हमारे होते हैं चर, ठीक है ना, चर टाइप के मित्र, ठीक है ना, उनको हम कह सकते हैं चर टाइप के मित्र, ठीक है ना। और जिनका विचार स्थिर रहता है वो हमारे होते हैं अचर टाइप के मित्र। तो इसी को हमने इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा कि वह राशि जिसका मान क्या रहता है? स्थिर रहता है, वह क्या कहलाती है? हमारी अचर कहलाती है। इसको इंग्लिश में अगर बोले तो क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे हमारा 1 2 3 मतलब कोई भी अगर हमारी वास्तविक संख्याएं हैं तो वो क्या होंगी? अचर होंगी, ठीक है ना। वास्तविक संख्या अगर कोई हमारी जैसे 5 है तो उसका सभी सवालों में जो मान होगा वो क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता किसी सवाल में 5 का मान कुछ दूसरा हो जाए। तो मतलब इसका जो मान रहता है वो क्या रहता है? नियत रहता है। अब दूसरे टाइप के जो मित्र होते हैं, जो दूसरी बात होती है वो हमारी क्या होती है? चर, ठीक है ना। मतलब अगर इंग्लिश में इनको बोले तो क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं? इनका मान क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, मतलब स्थिर नहीं रहते हैं। वह राशि जिसका मान क्या नहीं रहता? स्थिर नहीं रहता। जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो एक्स ऐसा हो सकता है कि कभी एक्स की वैल्यू 5 है, ऐसा हो सकता है कभी एक्स की वैल्यू 10 है, ऐसा भी हो सकता है कभी एक्स की वैल्यू 50 आ जाए, मतलब कुछ निश्चित नहीं है। ऐसा भी हो सकता है वाई की वैल्यू कभी 5 है, कभी 6 है, कभी 8 है, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होता है? ये नियत नहीं रहते, ये परिवर्तित होते रहते हैं, इनका मान कुछ भी आ सकता है। इसमें अगर थोड़ी सी जानकारी और करें तो जो चर होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है हमारा स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। और दूसरा होता है हमारा परतंत्र, ठीक है ना। स्वतंत्र मतलब अगर बात करें तो हमारा क्या? इंडिपेंडेंट। और ये हमारा क्या? डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो स्वतंत्र कैसे? जैसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। y बराबर जैसे हमारा लिखा हो 5x + 6, ठीक है ना। तो y का जो मान है वो डिपेंड करता है किस पर? x पर। किस पर डिपेंड करता है? x पर। लेकिन x का जो मान है वो हमारा किसी भी मान पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे चर ये भी है, चर ये भी है, लेकिन ये y जो चर है वो डिपेंड करता है किस पर? वो डिपेंड करता है x पर। लेकिन x का मान किसी दूसरे चर पर डिपेंड नहीं करता, किसी दूसरे अचर पर डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारा जो x होगा ये हमारा होगा स्वतंत्र चर। क्या होगा? स्वतंत्र चर, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। और ये जो y होगा वो हमारा क्या होगा? ये होगा
परतंत्र चर जो किसी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब कुल मिला के कहने का मान मतलब ये है, जैसे हम x का मान क्या लें 1, ठीक है ना, तो y का मान हमारा क्या प्राप्त होगा 5 इंटू 1 प्लस 7, तो ये हमारा कितना आया 12। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि अगर हम x का मान दूसरा ले लें, x का मान 2 ले लें, तो ये हमारा y का मान कितना आ जाएगा 10 प्लस 7, ये कितना 17। तो कुल मिला के y का मान ज्ञात करने के लिए हमें x की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तो कुल मिला के ये तो जो y होगा वो किस पूरा पूरा हमारा x पे डिपेंड करेगा, ये हमारा होगा डिपेंड और ये होगा इंडिपेंडेंट। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं इन दोनों चीजों से मिलकर के अचर और चर, इन दोनों प्रकार की राशियों से मिलकर के क्या बनता है, हमारा बीजीय व्यंजक बनता है। मतलब कुछ ये कह दो इनका एक ग्रुप बनेगा, ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ग्रुप बनेगा। जैसे हमारा इन तीनों का ग्रुप बना दो, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, या फिर इसको इस तरीके से लिख दो, ठीक है ना, या फिर किसी ना किसी प्रकार से गुणा कर दो, भाग कर दो। इस तरीके का जो समूह बनेगा, जो ग्रुप बनेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो कुल मिला के जब चर और अचर राशियों का योग किया जाएगा, अंतर किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, भाग किया जाएगा, तो जो हमारा संयोग से बने पद होंगे, ये जो पद होंगे पूरा का पूरा ये जो पद होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा, ठीक है ना। तो चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग इत्यादि के संयोग से जो बने पद होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक कहलाएंगे, ठीक है ना। बीजीय व्यंजक इन सभी टाइप्स के हो सकते हैं, इनमें कोई संकोच नहीं है। बात समझ में, मतलब जैसे हम कह दें 3, ठीक है ना, तो ये 3 तुम्हारा बीजीय व्यंजक है। आप ये तुम्हारा अंक गणितीय संक्रिया भी है और बीजीय व्यंजक भी है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक अचर राशि है कि नहीं। अब इसके साथ कोई दूसरा नहीं आया, जैसे इसके साथ कोई दूसरा आ जाता, मान लो ये x y z आ गया, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, बीजीय व्यंजक आ गया। अब इसी में अगर x y अपान में कर दिया गया तब भी ये बीजीय व्यंजक है, इसमें पावर 10 चढ़ा दिया गया तब भी ये बीजीय व्यंजक है। तो कुल मिला के ये बीजीय व्यंजक इस तरीके की बात आप समझ लेंगे। अब बीजीय व्यंजक से ही निकल के आया है हमारा टॉपिक, ठीक है ना, जिसका नाम है क्या, बहुपद, ठीक है ना, बहुपद। अगर इंग्लिश में इसे बोले तो क्या बोले, पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स, नाम बड़ा प्यारा सा है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। पॉली वैसे किसी किसी का नाम भी होता है, ठीक है ना, हाँ, जैसे एक आंट पॉली थी, इसी तरीके से इसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स हमारा क्या होता है, ये भी एक इस प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का, इसकी कुछ कंडीशन होती है, ठीक है ना। ये हर प्रकार के बीजीय व्यंजकों को अपने पास जगह नहीं देता है, इसकी कुछ विशेष कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास आना है तो इतनी चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए, इसके अलावा यदि है तो हम तुमको आने नहीं देंगे, हम तुमको भगा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन इनमें होती है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, जब बीजीय व्यंजकों को ये अपने पास आने देता है, ठीक है ना। मतलब जो बहुपद बन के आते हैं वो भी एक प्रकार के बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन वो वेल ट्रेंड होते हैं, वेल ट्रेंड, ठीक है ना। उनपे क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, क्या क्या क्वेरीज होनी चाहिए, उन बातों पर ध्यान देनी चाहिए। पहली बात तो इस तरीके की कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से अगर कोई बहुपद है तो वे हमारे वो इस तरीके से कोई बीजीय व्यंजक है तो ये हमारे बिल्कुल बहुपद नहीं होंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से भी यदि कोई बहुपद है तो इनको बीजीय, ये भी अगर हमारे इस तरीके के यदि बीजीय व्यंजक हैं तो इनको भी जगह नहीं देता, इनको भी भगा देता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के किस तरीके के बीजीय व्यंजकों को अपने पास आने देता है, ऐसे बीजीय व्यंजकों को आने देता है जिनके हर चर ना हो, ठीक है ना। मतलब जिनमें, जैसे इसमें हर, ये हमारा बीजीय व्यंजक है, इसमें हर क्या है, चर हैं, एक्स वाई जेड, ये भी तो चर हैं, जिनके हर चर ना हो उनको आने देगा। अगर कोई चर ऐसा है जैसे x बटे वाई, इसको अपने पास नहीं आने देगा, ठीक है ना। जैसे x 3x प्लस 2y प्लस जेड अपान ये x, इसको अपने पास आने नहीं देगा। बात समझ गए कि नहीं। फिर इसके बाद, ठीक है ना, पहली तो ये आवश्यकता हो गई,
ठीक है ना। पहली तो ये आवश्यकता हो गई कि हर उसमें कोई चर नहीं, मतलब हर में चर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब हर में चर नहीं होनी चाहिए। पहली आवश्यकता तो ये हो गई। दूसरी आवश्यकता क्या है कि घात जो हो, जैसे हमारा एक्स स्क्वायर हो 3x² + 3x + 3xy + y², इस तरीके से घात हमेशा इसी तरीके की होनी चाहिए। कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि 2/3 या 5/2 इस तरीके से हो जाए। मतलब जो अगर घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या अगर घात नहीं होगी तो उसको भी अपने पास आने नहीं देगा, ठीक है ना। तीसरी चीज हम जानेंगे, क्या जानेंगे, तीसरी चीज हमारी कि यदि किसी वास्तविक संख्या के गुणनफल में यदि किसी बीजीय व्यंजक में अचर के रूप में गुणनफल में वास्तविक संख्या आई है, तभी वो हमारा बहुपद में रखा जा सकता है, ठीक है ना, तभी वो हमारा बहुपद में, मतलब इस तरीके की संख्याएं नहीं आएंगी कि जैसे हमारा -3x² + 2y और ये हमारा z, इस तरीके की जो संख्याएं होंगी ये हमारी बहुपद में नहीं आएंगी, क्योंकि ये हमारा -√3 जो है ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसकी क्वेरीज एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं। जिसके हर में क्या ना हो, चर ना हो, चरों के घातांक पूर्ण संख्याओं में हो और विभिन्न पदों के संख्यात्मक गुणांक क्या हो, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। जैसे इसके हर हैं हमारे क्या हैं, चर हैं, तो ये हमारा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसमें जो हमारे चरों के घातांक हैं, इसमें 2/3 लिखा हुआ है घातांक में, तो ये हमारा नहीं आ सकता। इसमें ठीक है ना, विभिन्न पदों के जो संख्यात्मक गुणांक है, जैसे इसमें विभिन्न पद हैं, इसके जो संख्यात्मक गुणांक में हमारा क्या आ गया है, ये काल्पनिक संख्या आ गई है, -√3 एक हमारी काल्पनिक संख्या आ गई है, तो ये भी हमारा, इसको भी आने की परमिशन नहीं है, ये भी हमारा बहुपद में नहीं आएगा। तो हमने कुछ नीचे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिनमें आपको बताना है कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल्स है 5, तो 5 हमारा देखो सभी क्या नियमों को फॉलो करता है, इसके हर में चर ना हो, तो इसके हर में कोई चर नहीं है भाई, ठीक है ना। अगर ये 5/x लिखा होता तो हर में चर होता, ठीक है ना, पहला तो फॉलो कर रहा है। फिर चरों के घातांक पूर्ण संख्याओं में हो, तो देखो अगर मान लो इसमें x की पावर 0 कर दें, y की पावर 0 कर दें, z की पावर 0 कर दें, तो ये सारी चीजें तो हो सकती है ना, क्योंकि x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, तो इनका मान एक ही होता है ना। तो इसमें कुल मिला के इनके मान क्या होंगे, 1 होंगे, और ये 0 क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो मतलब ये दूसरा नियम भी हमारा फॉलो करता है। तीसरा नियम कि विभिन्न पदों के संख्यात्मक गुणांक वास्तविक संख्याएं हों, तो देखो इसमें जो 5 है ये तो वास्तविक संख्या ही है, मतलब ये इसमें तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं, मतलब ये हमारा क्या है, बहुपद है, क्या है, बहुपद है। बात समझ गया कि नहीं। आगे हमारा देखो, ये हमारा आप देख रहे होंगे, ये भी हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/x लिखा हुआ है, x हमारा चर है, और हमारी शर्त क्या थी, हर में चर नहीं होना चाहिए। अगर हर में चर है तो वो हमारा अब बहुपद में आने की इजाजत नहीं है। फिर आगे हमारा देखो, इसमें इसका मतलब क्या है, x + y की पावर 1/2, तो ये क्या है, 1/2 हमारी पूर्ण संख्या है, नहीं है, मतलब इसको भी बहुपद में आने की इजाजत नहीं है। आगे हम देखेंगे, जैसे ये संख्या, इसमें भी x वो, जैसे ये हमारा बीजीय व्यंजक है, x की पावर 2/3 लिखा हुआ है, ये भी हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब इसको भी आने की इजाजत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद में कौन कौन किस प्रकार के बीजीय व्यंजकों को रखा जाता है, और बीजीय व्यंजक क्या होता है। सबसे ज्यादा बच्चे ये नहीं समझ पाते कि बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो एक बेसिकली अंतर। अब ये तो आप लोगों ने बहुपद पढ़ लिए, अब आपको किस तरीके के बहुपद पढ़ने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जो बेसिकली हमें पढ़ना होता है, अपनी जो कक्षा 9 और कक्षा 10 के अंतर्गत हमने जो पढ़ा है, वो हमने क्या पढ़ा है, वो हमने बहुपद ऐसे पढ़े हैं जो एक चर वाले बहुपद थे। कैसे थे, एक चर वाले बहुपद, मतलब जो ऐसा बहुपद होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार का चर आता है, वो हमारा एक चर वाला बहुपद कहलाता है।
जैसे आप इस बहुपद को देख रहे होंगे, पद तो बहुत हैं, ठीक है ना, या इसमें एक ही प्रकार का चर आया है, क्या आया है, एक ही प्रकार का चर आया है। अब आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें हमारा एक प्रकार के चर नहीं आए, अलग अलग प्रकार के चर आए हैं, तो ये हमारा एक, ठीक है ना, एक समान चर वाला बहुपद नहीं होगा, ये हमारा एक समान चर वाला बहुपद नहीं होगा, एक समान चर वाला बहुपद नहीं, ठीक है ना। और ये हमारा एक समान चर वाला बहुपद है। अगर यहाँ पे बाई चांस लिखा होता कितना x, यहाँ पे कितना लिखा होता x, तब ये भी हमारा एक समान चर वाला बहुपद हो जाता, ठीक है ना। तो जो कक्षा 9 और कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है वो एक समान चर वाले बहुपदों को पढ़ा है, और यही हमें अपनी क्लास 10th में पढ़ना है। तो देखेंगे जो इस टाइप के जो बहुपद होते हैं, मतलब जो बहुपद होते हैं वो दो आधारों पर बांटे जाते हैं। पहले तो हमारा बांटा जाता है पदों के आधार पर, दोबारा फिर हमारा बांटा जाता है घात के आधार पर। पदों के आधार पर हमारा एक पदीय और द्विपदीय और त्रिपदीय, मतलब इनको 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं मोनोनोमियल, बाइनोमियल, और ये जो हमारा होता है ये होता है ट्राइनोमियल, ठीक है ना। तो एक पदीय बहुपद आप कब कहेंगे, जब एक पद होगा, कैसा होगा, जब एक पद होगा हमारा, जैसे 2x लिखा हो, x लिखा हो, 2 लिखा हो, x क्यूब लिखा हो, तो इस प्रकार के जो हमारे बहुपद होंगे वो क्या होंगे, मोनोनोमियल बहुपद, मोनोनोमियल होंगे, मतलब एक पदीय बहुपद होंगे, ठीक है ना। फिर आगे हमारे क्या होंगे, द्विपदीय जो होंगे उसमें 2 पद हमारे होंगे, जैसे हमारा लिखा हो x + 1 लिखा हो, 2x क्यूब + 1 लिखा हो, x स्क्वायर प्लस 2x लिखा हो। इस तरीके के जो हमारे बहुपद होंगे वो कैसे होंगे, द्विपदी होंगे, मतलब जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2 है। त्रिपदीय बहुपद क्या होंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x + 1, ये हमारा कैसा है, त्रिपदीय है। x क्यूब प्लस 2x + 1, ये हमारा कैसा है, त्रिपदीय है। तो मतलब जिसमें 3 पद हों वो हमारे क्या होंगे, त्रिपदीय बहुपद होंगे। फिर इसके बाद आगे हम जाएंगे, बहुपद के प्रकार दूसरे आधार पर, मतलब घात के आधार पर क्या होते हैं, ये भी हमारे 3 होते हैं इस आधार पर भी। एक तो हमारा होता है, ठीक है ना, रैखिक बहुपद, क्या होता है, रैखिक बहुपद, ठीक है ना, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और फिर दूसरा हमारा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और तीसरा हमारा होता है त्रिघात बहुपद, क्या होता है, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। रैखिक बहुपद का जो हमारा व्यापक रूप होता है वो हमारा इस तरीके का होता है, ax + b के रूप का होता है, और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो हमारा ax² + bx + c के रूप का होता है, और त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो हमारा ax³ bx² + cx + d के रूप का होता है, ठीक है ना। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, आप उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तीनों पद हों, लेकिन एक चीज होना जरूरी होता है, यहाँ पे a b c d जो हैं ये हमारी क्या हैं, कोई वास्तविक संख्याएं, क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं हैं। और लेकिन हमारा a = 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, a = 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर a = 0 हमारा यहाँ पे मान लो हो गया, ठीक है ना, तो ये हमारा केवल कितना बचेगा, bx + c बचेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा रैखिक बहुपद बन जाएगा, जबकि था क्या, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा कुल मिला के a = 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हमारा कोई भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर आपका केवल ये मिल गया 2x, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं है, ये भी रैखिक बहुपद है। अगर आपको मिल गया a, मतलब इस तरीके से मिल गया 3x² + 1, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं है, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। अगर हमारा इस तरीके से मिल गया
इस तरीके से कभी मिल गया x³ - 1, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा त्रिघात बहुपद नहीं है, ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं बहुपद आपने इतना तो समझ ही लिया होगा। मतलब कुल मिला के आज की क्लास में हम केवल और केवल अपनी टॉपिक पर आ पाए हैं, जो हमें पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है, बहुपद तक हम आ पाए हैं। कल हम बहुपद से रिलेटेड जो आपके बुक में पढ़ना है, जो आपका सिलेबस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, हमारी वीडियोज उतनी ही जल्दी आएंगी, उतनी ही ज़्यादा आएंगी, उतनी ही बड़ी आएंगी और उतना ही हम आप लोगों के लिए भी मेहनत कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर के। बाय बाय, टेक केयर।